हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। इससे पिछले वाले क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने देखा नहीं हो वो जा करके वो लेक्चर देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एडू वर्ल्ड आप सर्च करना और सर्च करना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस कंप्लीट करवा रहे थे, जिसमें मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करवा दिया था। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना। बेसिकली अभी जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ना। तो कंजर्वेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा है ना। सॉरी, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है वैसे ही क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वैसे यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज एक सिस्टम का, और सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड होना चाहिए। उस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant है ना। क्या रहता है, remains constant। तो बेसिकली जो मेन स्टेटमेंट है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का, वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चार्ज neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body। तो this is the statement of law of conservation of charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब चार्ज को आप बना नहीं सकते हो, ना ही आप क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते। इससे पहले वाली तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बता रखी थी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, एक प्लेस से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, चार्ज को आप बना नहीं सकते हो, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ आपको समझाने के लिए। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 2 स्फीयर्स हैं जो क्या है, चार्ज स्फीयर्स हैं, चार्ज है उन पर। ठीक है, इनको क्या कराया, टच करवा दिया ना, इनको टच करवा दिया। टच कराने के बाद क्या हो रहा, इन पर चार्ज की वैल्यू कुछ ऐसे हो रही है, देख रहे हो कुछ दिख रहा है। ये दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं और सेम मटेरियल के हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ समझो, देखो यहाँ पर चार्ज कह सकते हो हमारे पास, ये हमारे पास टोटल चार्ज मान लो 5 कूलम है या 5 माइक्रो कूलम। यहाँ पर 5 बने हुए, तो ऐसे समझो 5 माइक्रो कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितने बने, 2 2 4 2 6 एंड 1 7 माइक्रो कूलम चार्ज मान लो। जब इनको टच कराया, टच कराने के बाद इन पर चार्जेस की वैल्यू क्या हो गई, 6 माइक्रो कूलम। क्या हो गया, देखो आप मान लो कितने, देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 4 2 6 आ गया, तो 6 6 आ गया ना। अभी आप देखो इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, इनिशियली टोटल चार्ज आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 12 माइक्रो कूलम। क्या मिलेगा, 12 माइक्रो कूलम। और टच कराने के बाद जो चार्ज की वैल्यू आप देखो कितना हो गया, 12 माइक्रो कूलम है, हो गया ना। समझ में आ रही बात। अब देखो इसका कहने का मोटिव समझना है कि जो इनिशियल चार्ज होगा, टोटल इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, है ना। ठीक है, समझ में आया, ये बात क्लियर है ना। देखो कॉन्टैक्ट टच कराने से पहले, जब ये टच नहीं कर रहे थे तब इन पर जो चार्ज था, इस पर क्या था, 5 चार्ज था, है ना। क्या था चार्ज, 5 था, और इस पर 7 था, तो टोटल कितना हो गया, 12, है ना। इनिशियल टोटल चार्ज कितना, 12, ऐसा समझो। और यहाँ पर कितना था, 6 हो गया, 6 हो गया, टोटल कितना हो गया, 12। तो इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। तो आप कह सकते हो इनिशियल चार्ज की वैल्यू फाइनल चार्ज की इक्वल है। यहाँ पर चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है ना। मतलब यहाँ से क्या हुआ, इस बॉडी से चार्ज इस बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है, तब ये जाकर के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। देखिए जरा, हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने ये रिएक्शन बहुत पढ़ी होगी। वैसे अभी आप हाँ 11th में हो, 12th में आप लोग हो, तो आपने पढ़ी होगी, है ना। ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम 92 235 पर न्यूट्रॉन की रिएक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है जेनान एंड
SR का फॉर्मेशन होना, स्ट्रॉन्शियम, जो भी नाम है ना, आप केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं बेटा, हमारा फिजिक्स है ना, देख लेना एक बार सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आप लोग देखो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है। ओके ओके, यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर अभी हम इनिशियल चार्ज निकालें जब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टोटल चार्ज कितना है। आप मुझे बता सकते हो किसी एटम में कितने, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपसे पूछा जाए तो बता दोगे? तो बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 92, भाई इतने ही प्रोटॉन होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टोटल कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर जो आप देखोगे तो भाई 92, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है ना। तो अब इसमें कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन, भाई जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, 92 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू N ही होता है ना। तो N की वैल्यू कितनी है, 92, और चार्ज की वैल्यू एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस 92 ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एटॉमिक न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है, यहाँ तो यहाँ से कोई फर्क ही पड़ेगा ना। एक मिनट आप इसको भी एक देख लो भाई, देख लो है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास 92 प्रोटॉन इसके पास है और 0 प्रोटॉन इसके पास है। अब एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है, तो इतने प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, इतना है ना। तो 92 के इक्वल आ जाएगा इनिशियल चार्ज। अब रिएक्शन होने के बाद फाइनल चार्ज देखते हैं कितना है। फाइनल चार्ज देखो, इस पर 54 प्रोटॉन है ना, 54, और यहाँ पर कितने प्रोटॉन, 38 प्रोटॉन। यहाँ पर कितने प्रोटॉन, 0 प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन ही है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है, एक मिनट, ठीक है ना, ये हमारे पास है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 4, 12, 5, 3, 8 और 1, 9, 92 ई। समझ में आया? यहाँ पर देखो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, रिएक्शन में भी इनिशियल और फाइनल चार्ज की वैल्यू सेम आ रही है ना। वैसे ही क्या, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से पहले इन पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है ना। तो इनिशियली जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। इनिशियल चार्ज कितना है, ये इनिशियल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर ग्लास रॉड जब आपने रब कर दिया तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर उतना ही लेकिन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज अभी भी क्या होगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई, फाइनली जो टोटल चार्ज आएगा वो 0 कूलम के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया भाई? देखो यहाँ पर भाई, अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो यहाँ पर, यहाँ मान लो प्लस x आ रहा है एक पर, दूसरे पर माइनस x आ रहा है, तो 0 कूलम नहीं हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर भी चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड हो रहा है, ठीक है। नीचे देखिए गामा रे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, है ना, और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल चार्ज भाई गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, 0 होता है। और यहाँ पर फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है? समझ में आ गई बात? तो दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, चार्ज चाहे रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो ना भाई। सपोज दैट एक चार्ज है जो रेस्ट पर है और एक चार्ज जो है वायर में फ्लो कर रहा है ना, तो इनकी जो इनके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सॉरी एक मिनट, चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मूवमेंट से
इनके मास पर, सॉरी वेलोसिटी, एक मिनट, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट वाला चार्ज हम बोल सकते हैं। और सेम चार्ज को मूव करा दिया है ना, सेम चार्ज को मूव करा दिया, तो ये क्या हो गया, चार्ज जो मोशन में। ये जो रेस्ट पर चार्ज है या मूवेबल चार्ज है, मोशन में जो आ गया, सपोज सेम मास क्या है, एक बार रेस्ट पर रख दिया, सिंपली रख दिया है ना, तो और उसी सेम चार्ज को क्या कर दिया, मोशन में कर दिया। तो मोशन में है और रेस्ट पर जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इनके मोशन की वजह से। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है ना? तो इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ने का मोटिव क्या है, क्योंकि मास जो होता है, मास अगर जो रेस्ट पर है तो उसका कुछ मास होगा, और जब वो मूव कर रहा है तो वो मूविंग मास हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो बहुत कम स्लाइटली बढ़ता है, डिपेंड करता है कितनी स्पीड है ना, स्पीड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मास होता है, रेस्ट मास और मूविंग मास अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसी पर हमें यहाँ पर पढ़नी है, क्या है, जैसे चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, मूव कर रहा या रेस्ट पर है चार्ज, सेम चार्ज अगर जो मूव कर रहा है रेस्ट पर है, उस पर उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है रेस्ट पर जो चार्ज है मूव मोशन वाले चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता, मास डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, मास अपनी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। कोई ब्लॉक है, वो रेस्ट पर जब है तो उसका मास कुछ होगा, और जब वो मूव कर रहा है तो उसका मास स्लाइटली क्या होगा, अब डिपेंड करेगा, ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एक मिनट यहाँ पर रेस्ट मास मोस्ट, एक मिनट, ये बात गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर जो होता है, जो मूविंग मास होता है, वो फार्मूला यहाँ से कहाँ से निकलता है, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली रेस्ट मास, पार्टिकल का रेस्ट मास क्या है, एम नॉट, एंड स्मॉल एम क्या है, मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल, ओके। दिस इज रेस्ट मास एंड दिस इज मूविंग मास, ये क्या है हमारे पास, दिस इज मूविंग मास, ओके। और यहाँ पर v क्या है, v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड कितनी है, ओके, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, दैट इज v, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। समझ में आ गई बात, ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम में ध्यान रखना, ये वैक्यूम में है, वैक्यूम या फिर एयर में, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास होता है लाइट की स्पीड, ओके। तो बेसिकली यहाँ इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम बता सकते हैं किस पर्टिकुलर स्पीड पर किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, ठीक है, समझ में आया। तो स्पीड पता है भाई, अगर जो v पता है ना, और हमें लाइट की स्पीड तो पता ही होता है, और रेस्ट मास जब वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है, उस सिचुएशन में आपको मास पता होता है। तो जब ये मूव कर रहा है तो मोशन में आने पर उसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये मास होता है, अगर जो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत कम है स्पीड, तो इस मास, जो मूविंग मास और रेस्ट मास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन स्पीड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लाइट की स्पीड के आसपास, या काफ़ी 10⁻3, 10⁵, 10⁻6 है, ऐसा कुछ स्पीड है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड काफ़ी हाई है। इन दैट केस जो मूविंग मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वो आपको क्लियर दिखता है, समझ में आता है कि मास हैज़ इंक्रीज्ड, ओके। तो यहाँ से आपको समझना है। तो ये बेसिकली क्या है, चार्जेस में ऐसा नहीं हो, चार्ज के केस में क्या होता है, ये चीज़ सेम रहता है, ठीक है, चार्ज
रेस्ट पे हो या मोशन में हो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट अभी पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, यही तो पढ़ा। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, है ना, एक ग्लास की रॉड को क्या कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं, कह रहे बिकम्स पॉजिटिव एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जो ग्लास रॉड है वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एंड द सिल्क बिकम नेगेटिव, है ना, नेगेटिव हो जाता है। सिल्क क्लॉथ जो हो जाता है वो क्या, नेगेटिव, बिकम्स नेगेटिव बाय एन इक्वल अमाउंट ऑन गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्लास रॉड रिलीज करता, निकालता है ना, लूज करता है, वो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, सिल्क क्लॉथ में गेन होने से क्या हो जाता है, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पर चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग या फिर मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग के कितने मेथड्स हैं, तो अभी आप देख सकते हो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ। पहले हमें कुछ उससे पहले और कुछ चीज़ों को समझना है ना। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, क्या है, कंडक्टर्स। दूसरा क्या है, इंसुलेटर्स। एंड थर्ड क्या है, सेमी कंडक्टर्स, है ना, क्या है, सेमी कंडक्टर्स। तो इनके बारे में बारी बारी से हमें देखना है। जैसे देखिए पहला क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें चार्ज का फ्लो क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। चार्ज के फ्लो में कोई बाधा नहीं होती, ऐसा कह सकते हो। चार्जेस कैन फ्लो वेरी इजीली, बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं ना। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज इजीली, है ना, आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे जितने भी मेटल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है ना, वाटर है, ये सभी क्या है, वाटर में प्योर वाटर नहीं, ठीक है, प्योर वाटर को छोड़ कर, ठीक है, उन सभी में क्या होता है, चार्ज का फ्लो बहुत आसान होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके घरों में वायरिंग होती है वो क्या होता है, वायरिंग में क्या होता है, मेटल्स होते हैं भाई, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, कहीं कहीं आपके पास गोल्ड भी, है ना, हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगी होती है। तो बेसिकली क्या है ये, है ना, दीज आर कंडक्टर्स। और ये क्या है, गुड कंडक्टर्स, है ना, क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो कैसे हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए चार्ज कंडक्टर, ये हमारे पास इस चार्ज कंडक्टर में आपको दिख रहा है, ये मेटेलिक कंडक्टर हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर को शो किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर, है ना, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, है ना, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सभी क्या है, ये इंसुलेटर की तरह होता है। यहाँ इन पर चार्ज का जो फ्लो होता है ना, बहुत पुअर होता है, या फिर कह सकते होता ही नहीं। फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली क्या होता है, पुअर होता है, या फिर होता ही नहीं है, ऐसा कह सकते हो। ऐसे सब मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में जैसे देखो, सिल्क हो गया, कॉटन थ्रेड्स हो गए, है ना, सिल्क हो गया, कॉटन थ्रेड्स हो गया, रबर हो गया, एंड मेनी प्लास्टिक्स, है ना, आर गुड इंसुलेटर्स, है ना। ये सभी क्या है, बहुत अच्छे इंसुलेटर है। वुड हो गया, लकड़ी, जो बहुत ही कॉमन है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंसुलेटर है, तो यहाँ पर चार्ज कुछ पर्टिकुलर एरिया में, समझ में आया, है ना, और वहाँ पर पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये कुछ आपको दिख रहा था। यहाँ पर ये चार्ज इंसुलेटर है। अब क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं
इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है ना, बीच में लाई करती है, ठीक है। ऐसे मटेरियल को का एग्जांपल जो होता है सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक एटसेट्रा, दीज आर बेसिकली सेमी कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर कह सकते हो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्जेस, है ना, चार्ज को इम्पार्ट करना ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज को इम्पार्ट करना, है ना, इम्पार्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अब कितने मेथड्स हैं चार्जिंग के या इलेक्ट्रिफिकेशन के, कितने मेथड्स हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, है ना, रब कर दिया या कहीं क्या कर दिया, ऐसे सरफेस पर रगड़ दिया जहाँ पर फ्रिक्शन हो, ठीक है। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, टच करा दिया, है ना, बॉडी को जस्ट टच करवा दिया या फिर किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर चार्जिंग कैसे होगा, कंडक्शन से। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन आता है ना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं हम, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, उसको अभी हम आगे डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल हमने लिया है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक ग्लास रॉड लिया हमने यहाँ पर और सिल्क क्लॉथ लिया, है ना। यहाँ पर क्या एक ग्लास का रॉड है या सिल्क क्लॉथ है, इसको क्या कर दिया, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब कर दिया, है ना, रब कर दिया। रब करने से क्या होता है, जो यहाँ पर ग्लास रॉड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, सिल्क क्लॉथ में। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ में तो क्या हो जाता है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब हम क्या करते हैं, जब हम सिल्क क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो हीट क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एटम के आउटर मोस्ट सेल में लाई करते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वो पूरे सब्सटेंस में क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो तो इन हम जो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमने रब किया विद द हेल्प ऑफ सिल्क क्लॉथ, क्या होता है, जो ग्लास रॉड होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपने वो क्या एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होकर के क्या करते हैं, वो अपनी सेल को छोड़ देते हैं और वो दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जा रहा है। अब एक बात और है, यहाँ पर किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन मटेरियल का कितना है। जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो उस पर भी हम आएंगे। अच्छा वर्क फंक्शन होता क्या है, अच्छा अभी हम आते हैं आगे, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अगर जो यहाँ से इस आपके पास क्या है, ग्लास की जो रॉड है वहाँ से क्या हो रहा है, ग्लास की रॉड से अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है ना, ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आपको वैसे ये बात हमने बताई है क्या होता है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। और यहाँ पर चार्ज अगर जो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो प्लस ne के बराबर चार्ज होगा, और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन अगर इसने ऑब्जॉर्ब किया है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस ne के इक्वल। ठीक है। और यहाँ पर जो मास होता है वो स्लाइटली क्या हो जाता है, मास क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ मास क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, सिल्क क्लॉथ का मास का स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, और जो ग्लास रॉड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका स्लाइटली मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है ना, बात ये समझ में आई। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यही है बेसिकली, जिसमें क्या करते हैं, अब हम थोड़ा समझते हैं वर्क फंक्शन क्या है। किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास का जो रॉड है ना, ग्लास रॉड, वो क्या होता है, सिल्क क्लॉथ से क्या होता है, जो सिल्क की क्लॉथ है उससे कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, वर्क फंक्शन आपने सुना क्या है कि वहाँ भाई ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में मिनिमम एनर्जी जितनी लगती है, मान लो इसमें मिनिमम एनर्जी लग रही है 10 जूल, और सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मान लो 100 जूल की लग रही है। तो जब आपने जैसे रब किया, रब करने से हीट जनरेट होगा, वो हीट एनर्जी पहले क्या होगा भाई, 10 जूल पहले आएगा ना, ऐसे तो होगा नहीं कि पहले वो 100 जूल आएगा भाई। हीट एनर्जी जो डेवलप होगा पहले ऐसा तो नहीं होगा 100 जूल डेवलप हो जाएगा, पहले 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, मतलब 10 स्टार्टिंग में पहले आएगा। तो जब जो 10 जूल मिला तो वो अब भाई मिनिमम एनर्जी किसको मिल गई, जब भाई ग्लास रॉड को 10 जूल चाहिए तो वो मिल गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ही मटेरियल आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन आपको बता दिया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मटेरियल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ कॉम्पोजिशन में लिया है, जैसे ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया, तो यहाँ पर ग्लास रॉड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और अगर जब हमने फर लिया है ना, फर और रबर या एबोनाइट रॉड लिया, तो फर पर क्या होगा, फर का रबर के साथ, अगर जो आपने क्या किया, फर को रबर के साथ लिया तो फर पर पॉजिटिव चार्ज और रबर को क्या आएगा, रबर पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ रबिंग की वजह से बता रहे हैं, ठीक है, या फ्रिक्शन की वजह, रब करने पर फर पर पॉजिटिव, रबर पर नेगेटिव चार्ज, है ना। इसी तरह वूलन क्लॉथ, है ना, वूलन क्लॉथ और एम्बर ले लिया या प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको रब करने पर वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज, एम्बर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ड्राई एयर, आपके सूखे बाल और जो है कोम के बीच में जो आपने रब कर दिया, मान लो यहाँ पर मेरा ये कंघा है ना, इसको रब कर दिया तो आपके कंघे पर नेगेटिव चार्ज और आपके बालों पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि वर्क फंक्शन यहाँ पर कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, वर्क फंक्शन यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, आगे मूव करते हैं। अब क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अभी हम आते हैं इसमें क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में। तो अभी क्या हमारे पास, लेट्स से वी हैव टू, देखो ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये पूरा हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, और इस पर इनिशियली क्या, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बॉडी है ना, कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, और ये कैसी बॉडी है, लेट्स से ये चार्ज्ड बॉडी है, कैसी बॉडी है,
चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, क्या है, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी, और दोनों कंडक्टिंग है, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो इस पर जो चार्ज है वो क्या है, लेट्स से क्यू के इक्वल, ठीक है, तो और इस पर चार्ज कितना है, 0 कूलम है ना, इस पर चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। आप Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा इन पर, टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, है ना, दैट इज Q2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि Q1 क्या है, 0 है, क्लियर है। अब क्या किया, इनको टच करा दिया, है ना, क्या करा दिया, इनको टच करा दिया। टच कराने से क्या होगा, जो चार्ज होगा हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करने लगेगा, है ना, क्या होगा, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो क्या होगा, इस पर चार्ज क्या है, Q2 था, है ना, इस पर 0 था, तो अब चार्ज क्या होगा, ये वैसे क्या होगा, सेकेंड बॉडी क्या होगी, हायर पोटेंशियल पर होगी, कैसे होगी हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास, तो अब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल लेवल क्या हो जाता है, सेम नहीं होता है। जैसे आपने क्या किया, 2 कंटेनर बनाया, है ना, एक कंटेनर में पानी ज़्यादा रखा, एक में कम रखा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने भी सुना होगा, है ना। उनको क्या, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दो, तो एक जो ज़्यादा हाइट तक पानी भरा उसमें पानी तब तक दूसरे में फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनका लेवल सेम नहीं होता। इसका मतलब जब तक दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक फ्लो करता है। वैसे यहाँ पर भी चार्ज क्या होगा, इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। फाइनली क्या होगा, चार्ज की वैल्यू इन पर, अब क्या होगा, चार्ज जब मान लो एक स्टेबिलिटी आई, भाई इक्विलिब्रियम में आएगा जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। इन दैट केस मान लो इस पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, Q1 डैश, और इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q2 डैश, है ना। तो ये Q1 डैश आपसे पूछा जाता है, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो Q1 जब, अगर जो ये देखो अभी हमने जो लिया, आइडेंटिकल शेप लिया, साइज लिया और मटेरियल भी लिया, ठीक है। इस केस में जो Q1 डैश आएगा, है ना, क्या आएगा, Q1 डैश जो आएगा, Q1 डैश की वैल्यू जो आएगी, Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश की जो वैल्यू आएगी वो इनिशियल चार्ज का हाफ होगा। अगर जो साइज सेम है, मटेरियल सेम है और शेप भी सेम है, इन दैट केस हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फाइनली जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल चार्ज। अब देखो मे भी कभी कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है एक ही चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज हो। कभी कभी होता है दोनों चार्ज हो लेकिन दोनों का चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, और उनको टच कराया जाता है तब क्या होगा। तो अभी जो इनिशियल चार्ज क्या आ रहा है, Q2 पर केवल आ रहा है ना। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है Q1 0 नहीं होता, Q1 भी कुछ वैल्यू होती है, टच कराने पर टोटल चार्ज क्या होगा, फाइनली जो चार्ज आएगा ये इनिशियल टोटल चार्ज का हाफ आएगा, ठीक है, Q1 डैश, और यहाँ पर Q2 डैश भी इतना ही आएगा, ठीक है, Q2 डैश की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है ना। तो बेसिकली ये आपका पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, और ये क्या हमारे पास सेकेंड स्टेप, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप बेसिकली पहले क्या, ये दोनों चार्ज क्या थे, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लाए, टच करा दिए, है ना, टच कराया, अभी दूर नहीं रखे, टच करा दिए, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अब कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब जब चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर आएगा तो जो जिस पर 0 कूलम का चार्ज था उस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, टोटल इनिशियल चार्ज का हाफ होगा, अगर जो शेप और साइज सेम है तब, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब शेप और साइज डिफरेंट हो तब क्या करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट साइज है ना, आइडेंटिकल शेप है, मटेरियल भी क्या है, सेम है ना, मटेरियल सेम है, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा आपको। अभी देखो ये हमारे पास है, मान लो एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है
इस पर जो चार्ज था मान लो क्या है Q1 था, और इस पर जो चार्ज था वो कितना था Q2 था। कितना था Q2 था। अब क्या किया, इनको टच करा दिया। क्या करा दिया, टच करा दिया। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट स्टेप है। टच कराने से क्या होगा, अब चार्ज हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगेगी, है ना। तो चार्ज जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, Q1 Q2 मान लो यहाँ पर है, मान लो ऐसा कि जो है Q1 जो है ना, यहाँ पर ऐसे कुछ है ना, तो क्या होगा, चार्ज अब क्या होगा, एक तरफ से एक बॉडी से दूसरी बॉडी, डिपेंड करेगा पोटेंशियल कितना, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर पोटेंशियल जो होता बड़े वाले का पोटेंशियल कम होता है वैसे, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब चार्ज क्या होगा, एक से दूसरी तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर आप चार्ज की वैल्यू बना सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज बना लो, है ना। जो आपने ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, ये कुछ ऐसा होगा, दोनों पर चार्जेस क्या हो जाएंगे, मान लो चार्ज जो है 1 मिनट के लिए मान लो Q1 क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मान लो 1 मिनट के लिए क्या है, Q1 क्या है, Q2 से ज़्यादा है ना। Q1 क्या है, Q2 से ज़्यादा है ना। ओके, तो यहाँ से अब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, ऐसे कुछ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब चार्ज फ्लो तब तक करेगा जब तक इनका पोटेंशियल लेवल सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मान लो फाइनली इन पर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, मान लो कुछ Q1 डैश आ गया, ये हमारे पास लेट्स से क्या हो गया, Q1 डैश हो गया, और यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, Q2 डैश हो गया। तो Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू अब क्या होगी, मान लो ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस क्या है, R1 है, और इसका रेडियस क्या है, R2 है। पहले के केस में क्या था, सेम था ये, है ना। तो अभी जो चार्ज होगा, फाइनल चार्ज जो होगा Q डैश, वो क्या होगा, रेडियस के प्रोपोर्शन होता है ना। क्या होगा, रेडियस के प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब जो पहले वाले कंडक्टर पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, उसकी रेडियस के प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब जब आप ये रिमूव करोगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, Q1 डैश क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, K आ गया। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा R2 के। Q2 डैश भी कितना आ जाएगा, K टाइम R2 के, है ना, K टाइम R2 के, ठीक है। तब यहाँ पर आप कह सकते हो, अब आपको पता, ये भी पता है कि जो चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए ना। तो फाइनल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, इनिशियल कितना है, Q1 प्लस Q2, है ना। अब Q1 डैश कितना है और Q2 डैश आपको पता है, K R1 है, K के कॉमन ले लो, है ना, R1 प्लस R2, यहाँ से आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन, ये हमारे पास आ गया। तो K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, K आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। K की वैल्यू आ गई तो Q1 डैश भी आ जाएगा और Q2 डैश भी आ जाएगा, है ना। तो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर Q1 डैश आ जाएगा, Q1 डैश की जो वैल्यू हो जाएगी K R1, K की वैल्यू इतनी है ना, पुट कर देते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, है ना, इंटू R1, ये हमारे पास आ गया। और Q2 डैश कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, R2 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R2 के इक्वल आ गया। बात क्लियर है ना। तो ये हमारे पास फाइनल चार्जेस की वैल्यू इतनी है। जब दोनों बॉडीज क्या है, डिफरेंट साइज की हैं, अलग अलग साइज की हैं, तब यहाँ पर हमें चार्ज फाइनली चार्ज टच कराने के बाद चार्ज कितना हो जाएगा, वो आप यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप था।
ठीक है, ये दोनों मिला करके फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। अब जैसे देखिए हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन समझना, तो आपको पता है यहाँ पर चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिकल शेप, साइज और मटेरियल वाली बॉडी का जो फाइनल चार्ज आया था, फाइनली जो चार्ज आया था Q डैश, आप ऐसे कर सकते Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, कितना आया था? इनिशियल चार्ज, जो इनिशियल टोटल चार्ज था, इनिशियल टोटल चार्ज का हाफ था। क्या था? इनिशियल टोटल चार्ज का हाफ था। ठीक है, ये हमारे पास, एक मिनट इसको हम कैपिटल कर ले। ठीक है, ये हमारे पास QI। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ये हमारे पास Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू QI अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। अब अगर डिफरेंट साइज के कंडक्टर्स हैं तो फाइनल चार्ज कितना आया था? एक पर आया था Q1 डैश आया था, पहले पर इनिशियल चार्ज, दूसरे पर इनिशियल चार्ज इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 आया था, और दूसरे पर कितना आया था फाइनल चार्ज? Q2 डैश आया था Q1 प्लस Q2। ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या, डिफरेंट कंडक्टर के लिए जो है चार्जेस की वैल्यू कितनी आई थी। अगर डिफरेंट साइज के, अलग अलग साइज के कंडक्टर हैं तो फाइनल चार्ज का फार्मूला ये आएगा। ठीक है, फाइनल चार्ज का फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है ना? ओके, अभी आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन समझना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, आपको पहले चीज़ देखिए हमारे पास क्या करेंगे। यहाँ पर एक क्या करेंगे, अनचार्ज कंडक्टर लेंगे। क्या लेंगे? अनचार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर। ये क्या है? न्यूट्रल है। इसमें भाई न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब या अनचार्ज कंडक्टर का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना? आप कह सकते हो कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, है ना? जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो यहाँ पर 336 है ना, तो यहाँ पर क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। अब क्या किया इसके पास, मैंने क्या किया, एक ग्लास की नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया ना। क्या लाया? नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लाया। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया। तो क्या होगा, जब इसके पास आप ले आओगे तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, ये नियरर सरफेस पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास खींचते हैं ना। तो ये चार्ज क्या हो जाएंगे, नियरर एंड पर, और जो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर वाले, यहाँ पर, ये दूसरे वाले एंड पर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, भगाने। अब इससे बाहर तो जा नहीं सकता, नीचे इंसुलेशन है, ये इंसुलेटिंग है ना, यहाँ जा नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज हो जाता है दूसरे एंड पर चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये अब क्या होता है, अब जो है इस जो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको क्या करेंगे हम अर्थिंग कर देते हैं या ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड वैसे भी क्या, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है ना। तो यहाँ से क्या होता है, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर क्या होगा, अभी ये आपको रॉड को हटाना नहीं है, यहाँ से रॉड को यहीं रखना है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे अट्रैक्टेड रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। ठीक है,
जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव कर गए। लेकिन इसके अट्रैक्शन की वजह से, अच्छा यहाँ एक चीज और है, इंडक्शन प्रोसेस में आप टच नहीं कराओगे, जस्ट रॉड को इस कंडक्टर के पास में ले आओगे, है ना, टच नहीं करवाना है, ठीक है। अगर ये टच करवा दे तो कंडक्शन हो जाएगा, यहाँ टच नहीं करवाना है, जस्ट आपको इसके पास में ले आना, सो दैट जो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दे और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इस कंडक्टर पर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो ग्राउंडिंग है उसको हटा देंगे, अब अर्थिंग जो हटा देंगे, लेकिन अभी जो आपका ग्लास रॉड है उसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, ग्लास रॉड को ऐसे रहने देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ग्लास रॉड को भी हटा देंगे। तो हमारे पास जो अनचार्ज बॉडी थी, अनचार्ज कंडक्टर था, क्या था, अनचार्ज कंडक्टर था, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर था। अब वो क्या हो गया, चार्ज कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये अब क्या हो गया, दूसरा जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है, तो ये बात क्लियर हो रही कि आप जब आपको सपोज दैट आपको अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे, ग्लास रॉड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन अगर जो आप अनचार्ज बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो, तो क्या यहाँ पर ग्लास रॉड को कैसे लाओगे, पॉजिटिवली चार्ज। अगर जो सपोज दैट यहाँ ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे एंड पर चले जाएंगे। अब जब उसको अर्थिंग कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब ग्राउंडिंग रिमूव करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर नेगेटिव, यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव, इसको हटाया तो क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है अब इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। मतलब समझ में आ रहा है आपको, जब आपको पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बनाना है, तो आपको रॉड कैसा होना चाहिए, जो ग्लास रॉड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। अगर जो आपको नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्लास रॉड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये रहा बेसिक तरीका चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज कैसे करें, ठीक है। जस्ट कंडक्शन और इंडक्शन में यही डिफरेंस है कि कंडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच करा देते हैं, लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में हम क्या, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले आते हैं, जिससे क्या होता है, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो चार्ज दूसरे एंड पर चले जाते हैं उसको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने से वो चार्ज ग्राउंड में मूव कर जाते हैं। अर्थिंग हटाने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो है ग्लास रॉड को भी हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ में आ गया इसका मतलब, क्लियर हो? हाँ जी सर, जी सर बताएं। यस सर, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही सर, हेलो। देखिए सर, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टच करने से हमें करंट नहीं लगता है। अगर जो करंट, तब देखिए चार्ज्ड, अगर जो बॉडी पर केवल चार्ज प्रेजेंट है, रेस्ट पर है, तो वहाँ कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज मूव करता है। वहाँ चार्ज तो रेस्ट पर है, चार्ज मूव ही नहीं करा, तो करंट ही नहीं है, तो करंट नहीं है तो आपको शॉक नहीं लगेगा वहाँ चार्ज। आप देखिए ये जो चार्ज होते हैं अभी, ये चार्ज बेसिकली हम आप कह सकते हैं, जैसे आपका मतलब जैसे ये है कि हम चार्ज बॉडी को टच करेंगे तो चार्ज हमारी बॉडी से ग्राउंड में ट्रांसफर हो सकता है ना सर, ये कहना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है
लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी चार्ज कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को आप टच कर रहे हो। बहुत ज़्यादा चार्ज है, कम है, जैसे हमने क्या किया, कंघी को आपने बालों में रब किया तो चार्ज वहाँ भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो चार्ज बहुत लिटिल बिट, बहुत छोटा चार्ज होता है। तो वो चार्ज आपकी बॉडी, अगर जो आपकी बॉडी जो है, आप नंगे पैर है और आपका पैर ग्राउंड से कनेक्ट है, तो चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन वो बहुत लिटिल बिट, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा चार्ज है तो वो चार्ज आप ट्रांसफ़र हो सकता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र। हाँ हाँ, चार्ज अगर जो आपने स्लीपर नहीं पहन रखा है या फिर आप नंगे पैर हो तब लग सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो हम जब एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट कराएंगे तो वो चार्ज फ्लो करने, या तो उस बॉडी से चार्ज हमारी बॉडी में आएगा और हमारी बॉडी से या तो हो सकता है उसमें जाए, डिपेंड करता है कि वो चार्ज नेचर कैसा। तो जो है, अगर जो ग्राउंड हमारा पैर ओपन है, मतलब जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा है, तो जो है चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अगर हम जूता पहने हैं तो फिर चार्ज का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है, ये जो स्टैंड है वो कैसे लगाए हैं, वो इंसुलेटिंग है, सो दैट ऐसा ना हो कि ये सारे चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाए। ये सारे स्टैंड जो है इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग आइए और देखिए हमारे वीडियोज़ को देखिए और बताइए कैसी वीडियोज़ हैं, और उन पर कमेंट ज़रूर करिए, है ना। और अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करना, भूलना मत, ठीक है। थैंक यू सो मच।